मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए ब्लॉग के अंदर। और आज आप देखेंगे राजस्थान के तीसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले शहर कोटा का एक और खास स्थान जो कहलाता है कोटागढ़ पैलेस। जी हाँ, इसे यहाँ का सिटी पैलेस भी कहा जाता है, कोटा किला भी कहा जाता है, कोटा फोर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं, ये है कोटागढ़ पैलेस बाहर से कैसा दिखता है और उसके बाद में हम अंदर करेंगे प्रवेश, लेंगे सबसे पहले यहाँ की एंट्री टिकट और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के सभी महत्वपूर्ण स्थान। होटल से बाहर आकर मैं सवार हुआ ई रिक्शा में और चल दिया कोटागढ़ पैलेस देखने। कोटा शहर साफ सुथरा तो है ही, साथ ही इसकी एक विशेषता यह भी है कि यहाँ चौराहों पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। वैसे कोटा शहर की एक और विशेषता है जो कहलाती है कोटा कचौरी, जिसमें आता है हींग का गजब का स्वाद। रास्ते में था नयापुरा, जहाँ पे है कोटा कचौरी की 2 फेमस दुकानें। यहाँ पर मैंने खाई 2 कोटा कचौरियाँ और फिर देखी कचौरियाँ बनते हुए। हाजी भाई साहब, इसको कितनी देर तक फ्राई करना पड़ता है? 20 मिनट। और इसमें मसाले के अंदर आप क्या क्या मिलाते हैं? गरम मसाला, मेन जो है गरम मसाले का कमाल है, और हींग जो है ये है खास मसाला जो इस कचौरी की जान। और 20 मिनट फ्राई होने के बाद में निकलेगी ये। एक बार फिर मैं हुआ ई रिक्शा में सवार और फिर चंबल रिवर फ्रंट के वेस्ट बैंक की तरफ से बढ़ चला कोटागढ़ पैलेस की ओर। ये देखिए, यही है कोटागढ़ पैलेस जिसे हम आज करेंगे एक्सप्लोर। वो है चंबल रिवर फ्रंट का ईस्ट बैंक और यहाँ इस तरफ है कोटागढ़ पैलेस का प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट। तो करते हैं इसमें प्रवेश। कोटागढ़ पैलेस में है राव माधो सिंह म्यूजियम, जो है इसका एक खास अट्रैक्शन। और इसके लिए हमें जाना होगा ऊपर। देख सकते हैं आप सफेद कलर की इस बिल्डिंग को, और ये है इस गढ़ की प्राचीन दीवारें। और ये बना हुआ है एक बुर्ज जहां से सैनिक करते थे निगरानी। ये देखिए, वो रहा एंट्री गेट। यहां रखी हुई एक नीचे एक छोटी सी तोप, और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं चंबल रिवर फ्रंट का एंट्री गेट। तो आप अपने व्हीकल से आगे अंदर तक आ सकते हैं। ये जो रैंप बना हुआ है इस पे चलते हुए भी आ सकते हैं। तो उस रैंप से चलते हुए आ पहुंचा हूं मैं यहां पर। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये बुर्ज जिस पे निगरानी रखने के लिए सैनिक होते थे तैनात। सीढ़ियां जो हैं टूटी फूटी सी हैं, और अंदर आप ये देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ का कोर्टयार्ड है, ये खुला मैदान है। और ये देखिए आप, ये है गढ़ पैलेस का जो म्यूजियम है उसमें जाने का रास्ता, प्रवेश द्वार। और उस प्रवेश द्वार पे आप देख सकते हैं ये 2 हाथी, और ऊपर लहरा रही है ये ध्वजा। ये देखिए आप, सफेद रंग से रंगा हुआ है यह महल। हाथी और शेर भी लगे हुए हैं यहाँ। यहाँ पर है ये एक तोप, और इसके पास में आप देख सकते हैं ये भी एक स्पेशल तोप ही है। इसमें छोटे छोटे गोले दागे जाते थे, ये देखिए आप। और इन दोनों तोपों के पास में ही है ये ब्रास की बनी हुई ये 2 तोपें। ये वाली तोप है गजबाण तोप, और वो जो तोप है शंकर बाण तोप है। ये देखिए, यहाँ के जो महाराव उमेश सिंह जी प्रथम थे उनके समय में इसका निर्माण हुआ था। और अब हम प्रवेश करेंगे इस प्रवेश द्वार से, जिसके दोनों तरफ बने हैं ये 2 प्यारे प्यारे हाथी, और नीचे की गई है रंग बिरंगी कलाकारी। ये देखिए, जो बूंदी शैली है उसका एक ये नमूना है। तो इन दोनों हाथियों की वजह से ही यह कहलाता है हथिया पोल, जो कि है इस म्यूजियम में जाने का सबसे पहला दरवाजा यानी कि प्रवेश द्वार। और यहाँ पे माँ दुर्गा की आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनी हुई है छत पर।
और ये जो स्थान होते थे, यहाँ पे सैनिक तैनात होते थे पहले। तो ये देखिए हथिया पोल के इस कलात्मक गेट को, कितना प्यारा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ जैसे ही हम सामने आते हैं दिखाई देते हैं भगवान गणेश जी। यहाँ आप देख सकते हैं म्यूज़ियम की जो टाइमिंग्स है, सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक। चलिए चलते हैं आगे। और ये जो है ब्रजनाथ जी का मंदिर है। ये देखिए द्वार अभी फ़िलहाल बंद है, ताला लगा हुआ है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत प्यारी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग बनी हुई है। और ये रहा टिकट घर। यहाँ से आपको सबसे पहले लेनी होती है टिकट। चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं। तो ले ली है मैंने एंट्री टिकट। एंट्री टिकट जो है वो है, अगर आप म्यूजियम देखना चाहते हैं तो 50 रुपीज। अगर आप देखना चाहते हैं यह गढ़ पैलेस तो उसके लिए आपको चुकाने होंगे 100 रुपीज। अगर आप शूटिंग भी करना चाहते हैं मेरे जैसे तो आपको उसके लिए पे करने होंगे 100 रुपीज। ये है म्यूजियम का एंट्री गेट। और ये है इस म्यूजियम का जो पहले महल ही होता था उसका एक कोर्टयार्ड। यहाँ आप देख सकते हैं एक मृदंग वादिका को, यानी कि फीमेल ड्रम प्लेयर। ये जो देख रहे हैं आप, यह कहलाती है नगारी। यह धौंसा महाराव दुर्जन साल जी के समय का है। और कई धौंसे हैं, नगारे हैं लाइन के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कोर्टयार्ड से जो ये किला है ऐसा दिखाई देता, उसके आंतरिक महल को आप देख सकते हैं। यहाँ पे बने हुए हैं झरोके, जहाँ से जो राज परिवार की महिलाएं यहाँ पर जो भी सेरेमनीज होती थी उन्हें देखा करती थी। और ये हिस्सा फिलहाल यूं पर्दे से ढका हुआ है। और वहाँ पे है सुवेनियर शॉप, अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और इस तरफ मुझे एक खास चीज़ दिखाई दे रही है, आइए देखते हैं ये क्या है। यह कहलाता है गोल यंत्र। वैसे इसका प्रयोग किया जाता था ज्योतिष की जो गणनाएं होती है उनको करने के लिए। सूर्य के हिसाब से जो देखा जाता था कौन सा नक्षत्र है, उसके हिसाब से इसके थ्रू की जाती थी गणनाएं और बनाई जाती थी जन्म कुंडली। यहाँ पे जो अंक है ये हमारी जो भारतीय लिपि है उसके हिसाब से है। ये रोमन के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, तो फिलहाल इनको मैं पढ़ पाऊं मेरे लिए संभव नहीं है। इसको मैं पहचानता हूं, ये 6 है, ये 3 है, तो ये 63 है। 61, 62, 63, 64 इस तरीके से। और एक के अंदर बहुत सारे चक्र हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर वाला ये चक्र हो गया, फिर नीचे अंदर की तरफ ये चक्र है। तो इनको घुमाकर गणनाएं की जाती थी और जन्मपत्री का निर्माण किया जाता था। घड़ी के पास में ही आप देख सकते हैं एक स्तंभ का, कलात्मक स्तंभ का टुकड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक जल घड़ी। जी हाँ, पुराने समय में समय का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसके अंदर रखा हुआ है एक कटोरा और उस कटोरे के अंदर है छेद और उससे उस कटोरे के अंदर भर रहा है पानी। इस कटोरे को पूरा भरने के लिए जो समय लगता है वो लगता है 20 मिनट। तो जैसे ही यह कटोरा भर जाता है इसे फिर से खाली करके रख दिया जाता है। और इस तरीके से जब ये 3 बार भर जाता है यानी कि समय हो जाता है 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो उस 1 घंटा होने पर यहाँ पे जो तैनात होता था सैनिक वो बजा देता था इस घंटे को। तो इस तरीके से 1 घंटे का समय पता चल जाता था। आइए अब करते हैं प्रवेश म्यूजियम के अंदर। राम राम सा खमा गणी। म्यूजियम में प्रवेश करते ही राइट साइड में दिखा है पीओपी से बना ये विशाल हाथी, जो कि असली हाथी जितना ही बड़ा है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने है कोटा के भूतपूर्व महाराव उमेश सिंह जी द्वितीय की ये प्रतिमा। अब म्यूजियम दर्शन की शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड से। और यहाँ आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये है कोटा में बनी हुई एक सितार जिसे बजाते थे चतर सिंह जी। और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई साहब, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इस तरफ है महारानी अजेड़ी जी साहिबा का हारमोनियम। और ये है सन 1900 के आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ये पेंटिंग है महाराव राम सिंह जी की। और यहाँ इसके नीचे है ईसर गणगौर की ये शानदार प्रतिमाएं। यहाँ प्रदर्शित है कोटा रियासत की प्राचीन मोहरें। ये देखिए,
इनका प्रयोग किया जाता था राजकाज चलाने के लिए। म्यूजियम की छत कितनी ऊंची है ये देखिए, डबल स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंचाई है इस छत की। उमेद सिंह जी द्वितीय की प्रतिमा के पीछे प्रदर्शित किया गया है हौदों को, जिन पर बैठकर हाथी की सवारी करते थे कोटा रियासत के महाराव। ये देखिए, ये हैं छतरी वाले हौदे, और ये जो आप देख रहे हैं यह कहलाती है हाथी के मस्तक की सीरी, जिसे हाथी के सिर पर लगाया जाता था। म्यूजियम में यूं तो काफी कुछ है देखने के लिए, लेकिन यहाँ सब कुछ दिखाना संभव नहीं है, इसलिए खास चीजें ही दिखा पाऊंगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है गंजफाद। ये गोल पत्ते वाली एक तरह की ताश ही होती थी जो खेलने के काम आती थी। इसके होते थे 96 पत्ते। और इस तरफ रखी हुई है पालकियां, जिनमें बैठकर घूमते थे कोटा के राजा रानी। ये देखिए, इस पालकी पर लगा है ये छत्र, और यहाँ रखी है सोने यानी गोल्ड के काम वाली कुर्सी, और ये वाली कुर्सी है चांदी के काम की। खासा हाथी की तरह ही पीओपी से बने घोड़े का ये मॉडल आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ है महाराव उमेद सिंह जी द्वितीय का चित्र, और उसके नीचे आप देख सकते हैं राजा महाराजाओं के बीच लोकप्रिय रहे इस खेल को, जो कहलाता है चौसर। मामा शकुनी थे इस चौसर के माहिर खिलाड़ी, ये तो आप जानते ही हैं। और इसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं चेस यानी कि शतरंज के मोहरे। अब देखिए ये स्पेशल जुड़वा कुर्सियां। यहाँ देख सकते हैं मेलों में लगने वाले झूले का लकड़ी का मॉडल। आज बड़ी मुश्किल से ये दिखाई देते हैं, लेकिन 80s 90s की जो जनरेशन है उसने डेफिनेटली इसे देखा ही होगा। ये है चांदी का जड़ाऊ पलना, जिसमें झूलते थे कोटा राज परिवार के बच्चे। और ये है शीशम की लकड़ी से बना हुआ शानदार सिंहासन। ये चोगे पहनते थे कोटा के महाराव, और नीचे रखी है उनकी चप्पलें और जूतियां। यहाँ प्रदर्शित है श्रीनाथ जी का चांदी का सिंहासन और बाजोट। और यहाँ आप देख सकते हैं हाथी दांत के काम वाला ये सिंहासन। ये मार्बल से बनी प्रतिमा है ऐरावत की सवारी करते हुए इंद्र और इंद्रानी की। ये खास चीज है पुराने जमाने की आइसक्रीम मेकर, जिसका प्रयोग करके उस जमाने में बनाई जाती थी कुल्फी। और यहाँ है पुराने जमाने के मजबूत ताले, जिनको तोड़ना तो बिल्कुल आसान नहीं था। ये देखिए उस जमाने का टेबल फैन, और इसके पास है उस जमाने की वॉशिंग मशीन, जिसमें होती थी कोटा राज परिवार के कपड़ों की धुलाई। इनके बीच से कपड़ा यूं निकाला जाता था और इसमें घुमा घुमा कर धोया जाता था। अखाड़े के महल में प्रदर्शित सभी वस्तुओं को देख लिया है, इसलिए अब हम जाएंगे इस तरफ बने इस कक्ष में, जिसे ढका हुआ है बाहर से तिरपाल द्वारा। यहाँ है शस्त्रागार और वन्य पशु कक्ष, और शस्त्रागार के द्वार के दोनों तरफ है ये दो छोटी छोटी प्यारी सी तोपें। अब चलते हैं अंदर, और अंदर आने पर सबसे पहले दिखाई देती है यहाँ अनेक प्रकार की तलवारें, और इस स्पेशल तलवार में लगी है एक पिस्टल। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं सिंहमुखी हत्थे वाली इस तलवार को, और इस हथियार को कहते हैं जाम्बिया। और ये है छुरा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डैगर। कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पेशल दो तलवार वाली म्यान, जिसने कहावत को ही झूठा साबित कर दिया है। और ये चौड़ी तलवार है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे भाले, देखिए कितने लंबे होते हैं ये। इस तरफ आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के हथियार, जिनको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। युद्ध दर्पण और जमदर से एक सुंदर फूल या कहिए एक स्टार बनाया गया है। ये है भुजबंद, जिसे बाजू पर बांधा जाता था, और इस पर लगे हैं ये तेज चाकू, जिनसे हथियार ना होने पर भी दुश्मन को मारा जा सकता था। यहाँ प्रदर्शित है लंबी नलियों वाली इतनी सारी बंदूकें। चलिए अब चलते हैं वन्य जीव कक्ष में, लेकिन उससे पहले देखिए तुर्की की सेना की ये खास बंदूकें।
लीजिए, हो गया है अंदर प्रवेश और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटा राज परिवार के सदस्यों के चित्र। और ये है इस म्यूजियम की आर्ट गैलरी। यहाँ प्रदर्शित है बूंदी शैली में बनी बहुत सारी पेंटिंग्स। इस पेंटिंग में है बाघ का शिकार करते हुए महाराव उमेश सिंह जी द्वितीय। इस फोटो गैलरी सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कोटा राज परिवार के सभी सदस्यों के चित्रों को एक एक करके, जैसे यहाँ पे महाराव हुए थे उनके चित्रों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ दिखाना मेरे लिए संभव नहीं है, ज्यादा जोर से मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये म्यूजियम है। हर एक हिस्से को आप अच्छे से देख सकें, इसके लिए आप समय जरूर लेके आए। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ गैलरी को। इस तरफ लगी है मगरमच्छ की खाल। कोटा मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों के लिए ही जाना जाता है। ये है घड़ियाल की खाल। ये देखिए, ये है घड़ियाल की खोपड़ी। यहां आप देख सकते हैं भालू को। और यहां है इंडियन लायन यानी कि बब्बर शेर। और यहां देख सकते हैं आप तेंदुआ और उसके ऊपर आप देख सकते हैं बाघ बाघिन को। यहां पर है 2 काले तीतर और ये है एक बारहसिंगा। वाइल्ड लाइफ गैलरी को देखने के बाद अब चलते हैं यहां से बाहर और चलते हैं उस तरफ। और यहां आप देख सकते हैं मिरर वर्क और सुंदर वॉल पेंटिंग्स वाले इस खूबसूरत महल को। ये देखिए आप, कितनी सुंदर छत है इस महल की। और यहां दीवारों पर भी आप देख सकते हैं मैचिंग वाला ही काम किया गया है। इस तरफ की दीवार पर आप देख सकते हैं शानदार वॉल पेंटिंग्स। लेकिन समय बीतने के साथ ये धुंधली पड़ती जा रही है। ये देखिए, अंदरूनी कक्ष में छत पर देख सकते हैं मिरर वर्क है ऐसा। और यहां दीवारों पर पेंटिंग्स तो है ही, साथ ही इनमें बने हैं ये आले। अब जाना होगा ऊपर, लेकिन सिर को थोड़ा झुकाकर, क्योंकि दरवाजों को कम ऊंचाई का बनाया गया है ताकि आक्रमण की स्थिति में दुश्मन सैनिकों को झुककर आना पड़े और उन्हें मारा जा सके। लीजिए, आ गए हैं हम गढ़ पैलेस के ऊपर वाले हिस्से में और ऊपरी भाग दिखता है कुछ ऐसा। कोटागढ़ का यह हिस्सा कहलाता है भीम महल। फिलहाल हम हैं भीम महल के अंदर और अब देखते हैं यहाँ हमें कहाँ कहाँ जाने की अनुमति है। भीम महल का यह वही हिस्सा है जो हमने नीचे से देखा था। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा अभी हथिया पोल, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो बुर्ज और इस कोटागढ़ में आने का प्रवेश द्वार। ये देखिए, वहाँ से की थी मैंने ब्लॉग की शुरुआत, उस दरवाजे के ठीक नीचे। उसके बाद मैं यहाँ इस रैंप से आया था ऊपर। सामने दिख रहा है वो बुर्ज, वो रहा हथिया पोल। चलिए अब चलते हैं भीम महल के अंदर। ये सीढ़ियां चढ़कर हम आ गए हैं भीम महल के इस खुले हिस्से में, जो 2 तरफ से खुला है और बीच में लगे हैं बहुत सारे स्तंभ। और यह स्थान कहलाता है 12 दरी, जिसका निर्माण करवाया था राव माधो सिंह जी ने। इसमें 2 तरफ से आती है शानदार हवा। अब चलते हैं इस तरफ। वो देखिए, वहां है वो गोल यंत्र और अखाड़े का महल जहां हम थे थोड़ी देर पहले। और दूसरी तरफ यहां देख सकते हैं चंबल रिवर फ्रंट का पैनोरमिक व्यू। चंबल माता की उस प्रतिमा के नीचे ही रोजाना होती है चंबल माता की आरती। राव माधो सिंह जी की 12 दरी से अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। यहां भी हमें द्वार की ऊंचाई का रखना है ध्यान और आगे बढ़ते जाना है श्रीमान। ऊपर आने पर इस तरफ दिख रहे हैं मार्बल से बने झरोके, जिनकी जालियां भी है संगमरमर की ही बनी हुई।
आज तो ऐसी जालियां मशीनों से बनाई जा सकती है, लेकिन इन्हें तब बनाया गया था जब मशीनें थी ही नहीं। और यहाँ सामने है बड़ा महल, जिसका निर्माण भी राव माधो सिंह जी द्वारा ही करवाया गया था। चलिए देखते हैं कैसा है कोटागढ़ पैलेस का ये बड़ा महल। ये है बड़े महल की फोटो गैलरी। बड़े महल में कम रोशनी वाली लाइट्स लगाई गई हैं ताकि वॉल पेंटिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। मैंने भी शूज बाहर उतारे हैं और उसके बाद ही अंदर एंटर हुआ हूं ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। अब चलते हैं बड़े महल के इस कक्ष में, लेकिन उससे पहले देखिए हाथी दांत की कलाकारी से बने इस कलात्मक दरवाजे को। ये है बड़ा महल का बहुत ही अद्भुत कक्ष, जिसकी दीवारों पर आपको देखने पर हर तरफ वॉल पेंटिंग्स ही दिखाई देंगी। ये खराब हो गई है, लेकिन और खराब ना हो इसके लिए यहाँ फोटोग्राफी या शूटिंग करते समय फ्लैश के प्रयोग की मनाही है। चलिए अब चलते हैं इस छोटे से द्वार के उस पार, लेकिन झुककर। वहां सामने भी लगे हैं पर्दे ताकि धूल मिट्टी अंदर न आए। इसकी छत पर आप देख सकते हैं शानदार मिरर वर्क गोल्डन कलर के साथ। लाल, पीले, नीले और हरे रंगों के संयोजन से सजाया गया है इसे। बॉल जैसे छत पर लगे देख रहे हैं, ये शायद रिफ्लेक्टर्स हैं जो रोशनी को बढ़ाने के लिए यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ द्वार के बीचों बीच बना है सुंदर मोर। चलिए अब चलते हैं बाहर। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं कोटागढ़ पैलेस का, यह दिखाई देता है यहाँ के बड़ा महल वाला जो एरिया है उससे। इस हिस्से में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जितना आप देख सकते हैं वो आप देखिए। तो चलिए अब आपको बताता हूँ इस कोटागढ़ पैलेस का शॉर्ट एंड स्वीट इतिहास। इस किले की जो नींव रखी थी वो बूंदी के ही जो एक राजकुमार थे जैत सिंह जी, उन्होंने रखी थी 1264 के अंदर, जब उन्होंने यहाँ पे जो शासन करने वाला कोटिया भील था उसे हरा दिया था और उसका सर काट के यहीं पे दफना दिया था। तो यह एक तरीके की नरबली है जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन पुराने समय में ऐसा हुआ करता था, इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो कोटिया भील का सिर यहाँ पे दफना दिया गया था और उसके बाद में इस कोटागढ़ की जो कहते हैं कि नींव रखी गई थी और उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर आगे भवनों का निर्माण होता गया था। और इसको बूंदी राज्य से जो स्वायत्तता है वह मिली थी 1624 के अंदर, जब यहाँ के जो महाराव माधो सिंह जी हैं उन्होंने स्वतंत्रता की डिमांड की थी, आजादी की मांग की थी। उसके बाद में जो 7 साल बाद में उस समय का मुगल बादशाह जो शाहजहां था उसने भी इस बात को पक्का कर दिया था कि यह अब एक अलग आजाद रियासत होगी। तो कोटा रियासत इस तरीके से शुरू हुई थी और उसके बाद में जो मुगल परिवार है और जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी सेवा करने के बाद में जब भारत की सभी रियासतों का विलय किया गया था तो 1948 के अंदर यह भी भारत के अंदर शामिल हो गई थी। तो यह एक शॉर्ट एंड स्वीट इतिहास है। वैसे आप यहाँ पे आएंगे, घूमेंगे तो आपको देखकर ज्यादा अच्छा लगेगा। सजेशन मेरा यही है कि आप यहाँ गर्मियों में आने से बचें। यहाँ आने के लिए वैसे जो बेस्ट मौसम रहेगा वो रहेगा अक्टूबर से जो मार्च का जो समय होता है, उस समय के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको काफी अच्छा लगेगा। वैसे मानसून के समय के अंदर भी कोटा के आसपास के आप स्थान देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, तो आप उस समय भी आ सकते हैं। लेकिन गर्मी सहने का अगर दम हो तो ही आप गर्मी के महीनों में आइएगा, अदरवाइज आपकी वाट लगना तय है। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कोटागढ़ पैलेस का यह भ्रमण अभियान। आशा करता हूं आपको इसे देखकर मजा आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार हमारे चैनल पे आए उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे आप दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।